वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट 3 यानी बीए तृतीय वर्ष एग्जामिनेशन 2020। ठीक, यानी हिंदी लिटरेचर का पेपर है ये। हिंदी साहित्य पेपर 1, जनपदीय भाषा साहित्य, जिसको हम प्यार से अवधि काव्य कहते हैं। अवधि काव्य में आपका कौन सा अवधि काव्य शामिल है? तो आधुनिक अवधि काव्य आपका शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। टाइम आपका होता है 3 आवर्स का, यानी 3 घंटे आपको समय होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो मिलेंगे आपको 100 नंबर के मिलेंगे। 3 घंटे में आपको 100 नंबर मिलेंगे। और किससे प्रश्न पूछे जाएंगे? जनपदीय भाषा साहित्य से, यानी अवधि काव्य से। अब जिस भी आप जो है क्षेत्र से होते होंगे, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा होगी वो वहाँ की आपकी जो है जनपदीय भाषा साहित्य के अंतर्गत आएगी। तो मैं अवध प्रांत के लिए जो है ये वीडियो है आपकी। तो अवधि काव्य से पूछा जाता है। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, नोट सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। जैसे आप सेकंड ईयर में पेपर दिए थे, ठीक उसी प्रकार से पेपर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वही पैटर्न होता है। खंड आ, यानी पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है। खंड आ, खंड बा और खंड सा। चलिए चर्चा करते हैं। और खंड आ से आती लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय, और लघु उत्तरीय में ही आपका व्याख्या खंड आ जाता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 5 दिए होंगे, उनमें से केवल 2 करने होंगे विस्तृत फॉर्म में। लगभग 500 शब्दों में उनके उत्तर आपको लिखने होते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए शुरू करते हैं एक प्रश्नों को और देख लेते हैं क्या पूछा गया था और किस प्रकार का पैटर्न है। देखिए, नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको कितने शब्दों में लिखना है मित्रों? तो कितने शब्दों में? 50-50 शब्दों में लिखना है। और कितने प्रश्न ऐसे होंगे? 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, 10 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जब आप करेंगे तो उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, चले देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि अवधि कविता में मानवीय चेतना को बताइए। तो अवधि कविता में मानवीय चेतना कूट कूट कर भरी हुई है। हर एक कविता को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे वो गांव से बिलोंग करती है। और हर एक जो है कवि के अंतर्गत विद्रोह का स्वर मुखरित होता है। जन कवि इसमें कहे जाते हैं। बंशीधर शुक्ला जैसे इसमें, आद्या प्रसाद उन्मत्त जैसे किसानों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने वाले। तो इस प्रकार से मानवीय चेतना के प्रति यहाँ की जो कविताएं हैं बड़ी ही जो है सुरम्य है, मनोरम्य है। और हर एक रचना जो है अधिकतर यहाँ की अवधि की जो होगी वो मानवीय चेतना के लिए मतलब मुखरित होगी। तो हर एक उसमें आपको मानवीय चेतना देखने को मिल जाएगी, यानी मानव के प्रति सहानुभूति, मानव को एक अच्छी दृष्टि से देखा गया इस कविताओं में। तो ये ही पूछ रहा है। तो आधुनिक अवधि कविता में, फिर अवधि कविता में मानवीय चेतना आपको बतानी है 50 शब्दों में। मुझे नहीं लगता कि आप नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता लेंगे। जो हमने वीडियोस में आपको सारी बातें बताई हैं, उनमें जितनी चीज़ें हमने बताई, जैसे किसान के प्रति किसी ने ऐसे पाती जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फौजियों के प्रति आपको मिलेगा। ठीक, उसके बाद में जब आप पढ़ेंगे किसान के बारे में, आप बदरा आए जा रहे पढ़ेंगे, उसमें कोई पति परदेश रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हर कविता में आपको मिल जाएगा। तो मानवीय चेतना पूर्ण रूप से अवधि की कविताओं में विद्यमान है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आगे देखते हैं। सेकंड प्रश्न पूछा गया था आपसे कि शेख निसार के गुरु का क्या नाम था और एवं उनके उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो भैया, उनके गुरु का नाम था शेख हबीबुल्लाह, जो कि उनके पितामह थे। ठीक है, मसनबी शैली का प्रयोग लोग करते थे और सारी चीज़ें होती थी उसमें। अब उनके उपदेश जो है प्रेम आख्यानक कवियों के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ और भी लोग आते हैं, जैसे मुरलीदास, हुसैन अली, दुखरन दास, जीवन लाल, कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, शेख नबी, ये सारे आते हैं। सबकी जो है एक ही दृष्टि है, प्रेम आख्यानक चीज़ें करते हैं, उसी का उपदेश देते हैं और लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रेमाख्यानक कवियों के नाम तथा उनके विचारों को व्यक्त करिए। तो वही है प्रेमाख्यानक कवि, अभी हमने आपको बताया, कुतुबन, जायसी, मंझन। अब देखते हैं, सबकी रचनाएं लगभग एक ही जैसी मिलती हैं। प्रेम में पीड़ पर, मतलब पीड़ा पर आधारित है। जैसे कि अब जायसी जी की जब आप रचनाओं को देखेंगे तो जायसी जी की रचनाओं में आपको क्या मिलेगा? जायसी जी की रचनाओं में आपको मिलता है मित्रों बहुत ज़्यादा वियोग मिलता है, वियोग श्रृंगार। जैसे जब आप देखते हैं संयोग, मतलब जो श्रृंगार रस होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका मिले हुए होते हैं तब वो संयोग श्रृंगार होता है, और जब नायक और नायिका बिछुड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? वही वियोग श्रृंगार हो जाता है। तो जो प्रेमाख्यानक कवि हैं, ये प्रेम पर तो कविताएं लिखते थे, साथ ही साथ इनके प्रेम में विरह वर्णन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, विरह वर्णन बहुत अधिक मात्रा में इनकी कविताओं में आपको देखने को मिल जाएगा, जो प्रेमाख्यानक कवि होते हैं। तो हिंदी के प्रेमाख्यानक कवि में आपके कुतुबन, जायसी, मंजन, उस्मान, शेख नबी, आलम, नूर मोहम्मद, दुखरन दास, जीवन लाल, मुरलीदास, हुसैन अली,
शेख निसार तो है ही। इस प्रकार से इतने लोग आपके शामिल है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हिंदी के अगला प्रश्न है यूसुफ जुलेखा की विषय वस्तु को प्रकट करिए। तो यूसुफ जुलेखा की जो विषय वस्तु है उसको क्या बताना है आपको। यूसुफ जुलेखा की विषय वस्तु में आप बता सकते हैं, हमने यूसुफ जुलेखा का एक वीडियो बनाया है, उसको देख लेंगे, उसमें विषय वस्तु पता चल जाएगी। विषय वस्तु मतलब क्या होता है, किसके बारे में बात करी गई है, क्या इसमें बताया गया है, वही होती है विषय वस्तु। तो उसमें आप समझ सकते हैं किसके बारे में बताया गया, हमने विस्तार से उसको समझाया, तो उसमें टाइम हम जाया नहीं करेंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, उसमें समझ में आ जाएगा क्या विषय वस्तु यानी क्या उसमें बताया गया है। यूसुफ जो है एक जो है यूसुफ जो है यूसुफ और जुलेखा दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में प्रेम होता है। तो जुलेखा होती है ये स्त्री है और यूसुफ क्या है, पुरुष है। जुलेखा जो है अपने सपने में देखती है यूसुफ को, इसी प्रकार से सपने में देखती है, बाद में जो है शादी हो जाती है जुलेखा की। बाद में पता चलता है कि जो यूसुफ है वो जो इसने सपने में देखा था वो नहीं है। बाद में फिर ये छोड़ देती है, मतलब और जंगल को चली जाती है, सब त्याग देती मोह माया, और कहती जितना मैंने यूसुफ से प्यार किया था, यानी सपने वाले यूसुफ से, उतना अगर मैं भगवान से प्रेम करती तो मुझे मोक्ष हो जाता। बाद में इसको ध्यान हो जाता है और ये जंगल चली जाती है। ठीक, यही है ये विषय वस्तु, बस और क्या। आगे देखते हैं बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस का जन्म कब हुआ था। तो बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस का जो जन्म हुआ था मित्रों, कब हुआ था सॉरी, जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में। कब हुआ था 1898 ईस्वी में, कब हुआ था भैया, पूछा गया कब हुआ था। तो कब हुआ था बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस का जन्म, मतलब कब हुआ था, तो 1898 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है सीतापुर, आपको शायद पता हो, उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर, उसी में एक गांव है अंबरपुर। तो अंबरपुर गांव में, जो कि सीतापुर जिले के अंतर्गत है, और सीतापुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 14 जुलाई 1942 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछा नहीं गया तो भी आप उसमें लिख देंगे इतना, क्योंकि 50 शब्द की क्राइटेरिया होती है, तो कुछ ना कुछ आपको और लिखना पड़ेगा। ओके, तो बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस का जन्म कब और कहाँ हुआ था, हमने बता दिया आपको कब और कहाँ हुआ था। ठीक, 1898 टू 1942, और ध्यान रखेंगे इसी में एक और कवि का जन्म हुआ था। तो जब बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस का जितने में जन्म हुआ था, नहीं 1898 में जन्म हुआ था, 1942 में मृत्यु हुई थी। ठीक इसी समय, मतलब इतने ही समय काल उनका है, किसका, आचार्य विश्वनाथ पाठक जी का। आचार्य विश्वनाथ पाठक जी का, जिसमें आपको सर्वमंगला उनकी एक रचना है, उसी से स्वतंत्रता का मंच कविता और सूरज की स्थापना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो आचार्य विश्वनाथ पाठक जो हैं, आचार्य विश्वनाथ पाठक का जन्म 1898 में हुआ था और मृत्यु 1942 ईस्वी में। ऐसे ही बलभद्र प्रसाद दीक्षित का भी है, पड़ीस जी का, 1898 टू 1942। ओके, 44 साल दोनों जिंदा रहे थे। आगे देखते हैं, बड़े ही अच्छे हमारे ख्याल से मित्र रहे होंगे। अगला देखते हैं, यूसुफ जुलेखा के काव्य सौंदर्य पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो काव्यगत सौंदर्य पर जो है हमने इसका भाव पक्ष तो बता दिया था। काव्य सौंदर्य क्या होता है, काव्य सौंदर्य जानते हैं क्या होता है। काव्य सौंदर्य में मित्रों, जैसे कि आप जो है उसमें अलंकार क्या है, ठीक है, किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, भाषिक संरचना उसकी कैसी, किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अवधि भाषा है, अलंकार बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। रस क्या है, रस आपके मिल जाएंगे। रस कौन कौन से होते हैं, रस मिल जाएंगे आपको, जैसे कि वियोग श्रृंगार अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। अलंकार योजना में आप लिख सकते हैं नीर घटा उमड़ी घटा, हमने बताया भी था। बिंब योजना लिख सकते हैं, छंद योजना लिख सकते हैं। इन सभी पर हमने चर्चा की है। लेक्चर 1 नाम से एक वीडियो यूसुफ जुलेखा का पढ़ा हुआ होगा शेख निसार जी के भाव पक्ष के बारे में, उसमें सारी बातें हमने चर्चा कर ली थी, तो उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है चकल्लस। चकल्लस काव्य कृति किसकी है, संक्षिप्त सार बताइए। चकल्लस काव्य कृति किसकी है भैया, चकल्लस जो काव्य कृति है वो पड़ीस जी की है। और चकल्लस काव्य कृति किसकी है, चकल्लस काव्य कृति आपकी किसकी भैया, चकल्लस जो काव्य कृति है, चकल्लस की मैं बात करूं, चकल्लस जो है एक जो है रचनाओं का संग्रह है। चकल्लस जो है वो रचनाओं का संग्रह है, और पड़ीस जी की ही रचना है, पड़ीस जी की ही रचना है। उसमें आपको बहुत सारी रचनाएं मिल जाएंगी, पड़ीस जी की रचना। अब उसमें मैं बताऊं तमाम सारी रचनाएं मिलती हैं, तो उसको क्या पूछेगा, चकल्लस काव्य कृति किस चीज, संक्षिप्त में सार बताइए। तो चकल्लस में जितनी भी रचनाएं इनकी पड़ीस जी की आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जैसे मनई हो गया आपका, स्वनैली श्यामा हो गया, उसके बाद में आपका ढोंगिया हो गया, घसियारिन कविता हो गई, ठीक है, इसी के बाद में और भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में, यानी सूखी डार, 5 कविताएं संकलित है, पांचों की पांचों किससे हैं, तो ये चकल्लस नामक काव्य कृति से हैं, जो कि इनका एक काव्य संग्रह है। इसमें और भी कविताएं संकलित है, आवा बसंत आवा, फिरियाद, लरिका, ठीक, ये सब भी कविताएं संकलित है, बिटौनी, दूसर दुनिया, ये सब कविताएं पड़ीस की हैं, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था पड़ीस जी का, 1898, मृत्यु कब, 1942 ईस्वी में। ठीक, ये सब बातें भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ।
तो इतनी सारी कविताएं संकलित है, तो यही है संक्षिप्त सार चकल्लस का। ठीक है, एक काव्य रचना मतलब क्या है, काव्य संग्रह है इनका। अगला देखते हैं, सूखी डार कविता का संक्षिप्त सार बताइए। सूखी डार कविता, सूखी डार कविता किसके बारे में? सूखी जो पढ़ी जी के द्वारा ही लिखी गई सूखी डार कविता। देखिए, तो सूखी डार कविता में पढ़ी जी ने क्या कहा है, प्रकृतिवादी काव्य का एक उत्कृष्ट नमूना इसको माना जा सकता है, माना है इन्होंने पढ़ी जी ने। सूखी डार कविता में मित्रों शरीर की क्षणभंगुरता एवं नश्वरता के बारे में मार्मिक चित्रण किया गया है। और यह कविता जो है इनकी सूखी डार, वह दार्शनिक चिंतन से बिल्कुल भरी हुई है, ओत प्रोत है कह सकते हैं आप। ठीक, तो कुल मिलाकर के कभी कभी इन्होंने डार के बारे में, सूखी डार के बारे में बताया है कि कभी जो सूखी डार होती है वो हरी भरी रही थी और हवा के हल्के झोंके से मतलब लहराती थी, अच्छा लगता था, पशु पक्षी उस पर करलव करते थे, सॉरी कलरव करते थे, अच्छे अच्छे गीत गाते थे, बसंत आता था। ठीक, उसमें हरे हरे पत्ते आते थे। तो इस प्रकार से जब हरी डाल होती है तो ऐसे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वही डाल सूख जाती है, इसीलिए इस सूखी डाल कविता से नामक शीर्षक लिखा। तो ऐसी इसी प्रकार से मनुष्य जो है अपना क्या कर सकते हैं, तो मनुष्य जो होते हैं धीरे धीरे बुढ़े हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। तो इसके सूखी डाल कविता का भावार्थ कहीं ना कहीं पे यहाँ तक जाता है। ठीक, कि मनुष्य के ऊपर उसको है। सूखी डार कविता की व्याख्या करूंगा तो उसमें विस्तार से मैं समझा दूंगा सारी बातें। हालांकि बहुत सारे जो है आपको कविताओं की व्याख्या मैं कर चुका हूं और उनमें से कई पूछे भी गए हैं आपके। और पाती वगैरह कविता से भी पूछा गया तो उसको अब करवा दूंगा, और जिससे भी पूछा गया है उससे भी करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी की व्याख्या आपकी आएगी। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, बिल्कुल मैं करवा दूंगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वंशीधर शुक्ला की जनवादी प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। तो वंशीधर शुक्ला जी की जनवादी प्रवृत्ति क्या थी भैया? एक बात देखेंगे, वंशीधर शुक्ला को जनवादी कवि भी कहा जाता है। इनको लेकर के कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, जनवादी कवि हैं। इनके कविताओं में बहुत सारी ऐसी रचनाएं आपको मिल जाती हैं जो कि आप मतलब जैसे रचनाएं क्या मिलती हैं, हर एक रचना में इन्होंने अपने जनवादी मतलब चीजों को उद्धृत किया है। साथ ही साथ इनकी रचनाओं में क्या है, इनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो शोषितों के प्रति सहानुभूति है। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो मतलब कुल मिलाकर के हर मतलब जन लोक कल्याण के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। कौन? तो ये वंशीधर शुक्ला जी हमेशा ओतप्रोत रहते, कोई दिक्कत नहीं होती कभी ऐसे कि जो है अगर कोई बात हो रही है तो मनुष्यों के प्रति इन्होंने सहानुभूति दिखाई। और हर एक क्षेत्र में जो है जन के प्रति अपनी सारी रचनाएं लिखी। आंचलिक जो है गांव के होते हुए मतलब वंशीधर शुक्ला जी क्या हैं, ये ग्रामीण अंचल के कवि हैं, अवधि सम्राट इनको कहा जाता है। बंशीधर शुक्ला जी को राष्ट्र कवि हैं ये। ठीक, राष्ट्र कवि की उपाधि इनको भी मिली है। गांव के प्रति बात करी तो शुक्ला जी का हृदय अगाध प्रेम से भरा हुआ था। वहाँ के चहकते हुए पशु पक्षी जो कल कल नाद करते हैं, नदियाँ हरे भरी रहती हैं हमेशा, पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होकर के झूमते हैं, नदियाँ मतलब कल कल करती हैं, नदियाँ कल कल करती हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, डालियाँ तमाम प्रकार से झूमती हैं, फसल इधर उधर लहरा रही हैं। इस प्रकार की रचनाएं ये करते थे। जैसे इन्होंने लिखा, जहाँ प्रकृति भरे उत्साह, हुआ कस कस होए निर्वाह। देखिए पढ़ कविता इनकी है नहीं, हुआ कस कस निर्वाह। जब ऐसी इसी प्रकार से और भी चीजें लिखते हैं ये। तो जैसे कि लिखते हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना इनकी कविताओं में मिलती है, संघर्ष का स्वर मिलेगा। शुक्ल जी का जो विद्रोही स्वर है वो भी कभी कभी देखने को आपके मिल जाएगा। विद्रोही स्वर में इनकी आप पंक्ति ले सकते हो, जब भूखी आते खौले, तब सरई भूजी खाई, ऊपर तलिया का ताता पानी, उठ के पी जाई। ये तलैया का पानी उठ करके जा करके पी लेते हैं, जब जो है किसान के प्रति लिखा है। इसको इसकी व्याख्या हमने कर दी है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अब बचा 4 मन दाना, तोहि के भय 3 रुपया, लगान नगद 10 बांधिन, ढाई जोरी नजराना। ठीक है, इसको हमने बता दिया था, व्याख्या करिए। तो इस समय हम सारी सारी चीज़ें हमने समझा दी है। समझ सकते हैं इनकी कविताओं में सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, कृषक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ। तो ये सब क्या है, जनवादी प्रवृत्ति ही है ये सब। ठीक, जनवादी प्रवृत्ति में क्या क्या होता है, राष्ट्र प्रेम की तो भावना हो गई, संघर्ष का स्वर है, शुक्ला जी का विद्रोही स्वर मतलब हमेशा अगर शोषित कोई व्यक्ति है उसके प्रति इनका जो है हमेशा सहानुभूति रहा है, और जो शोषक वर्ग रहा है उसके प्रति हमेशा विद्रोही स्वर इनका निकला है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ पाठक की सूरज की स्थापना कविता का संक्षिप्त भार लिखे। तो सूरज की जो स्थापना है कविता में, एक जो है बहुत पुरानी बात है, शायद आपको ना पता हो। उसमें एक राजा रहते हैं, राजा सूरथ। और राजा सूरथ जो होते हैं वो देवी जी कहीं ना कहीं पे उनसे बात करती हैं, और देवी जी से राजा सूरथ जो होते हैं वो प्रेम करते हैं। कन्या थी उसका नाम था सुमुखी।
और ये देवी भागवत में कथा वर्णित है। कौन किसकी? इनकी इनकी सूरज की स्थापना की कथा। जब सूरज की स्थापना हम कविता पढ़ रहे होंगे तो उसमें विस्तार से हम समझ लेंगे कि सूरज की जो है कविता में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, तो उसको हम उसी कविता में देखेंगे। सूरज की स्थापना में राजा सूरज के बारे में बताया गया है। ठीक, उसमें इनका राज्य, यानी जब दूसरे लोग इनके राज्य पर आधिपत्य कर लेते हैं राजा सूरज के, तो वही ये राजा सूरज जो होते हैं पहले तो उसको भगाते हैं, और भगाने के बाद में अपने यहाँ पे सूरज की स्थापना करते हैं, वास्तविक सूरज की स्थापना करते हैं। वही बात यहाँ पे बताई गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके थे अतिलघुत्री, इनको हमने बताना समझा कि बता दें थोड़े थोड़े। अब इसमें हम प्रश्नों को आपको दिखा देंगे, इसकी वीडियोस अलग वीडियो में आएगी। ठीक है, खंड बा लघुत्तरीय प्रश्न नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। 10 नंबर का एक प्रश्न होगा, 5 जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, अथवा करके आपको दिया होगा, इसी में आपका व्याख्या खंड भी आता है। देखें, निम्नलिखित में से दिखा है, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ व्याख्या करिए, मतलब संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको, प्रसंग भी लिखना है। ओके, देखें, अब जैसे इसको आप देखेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा, अगर कविता सही से पढ़ी है तो तुरंत याद आ जाएगा। ऋतु पावस घर घोन बिराजे, घोर घमंड घटा चढ़ी गाजे, घन घन गरजहि दामिन लौकाहि, नारी कंत के कोर छिपाही, जौ 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 गरज चमक अधिकाई, तो बाह नारी उरलाई, हम कहीं के ग्यू लागहि बाहा, पावस समय दिए गलबाहा। पावस ऋतु होती है जब आती तो बहुत तड़पाती है लोगों को, जो प्रेमी जन होते हैं। ठीक, तो उसी बात का रहा कि जब ऋतु पावस गण घोर विजय, जब पावस की ऋतु आती है तो घोर घमंड घटा चढ़ेगा, जब मतलब जब बादल खूब गड़गड़ाता है, बरसता है पानी, और उसके बाद में तमाम प्रकार की जो है चीजें होती हैं। घन गरज दामिन लौकाही, बिजली चमकती हैं और हमको लौकाही मतलब दिखाती हैं, लौक रही हैं, लौकत है जिसे कहते हैं, नहीं बड़ा बढ़िया लौकत है वो, देहाती वहां से कहते हैं लौकत है, वही लौकाही शब्द है यहाँ पे। घन गरज, घन मतलब होता है बादल, गरज गरज रहा है, दामिन लौकाही बिजली चमक रही है, नारी कंत के कोर छिपाही। नारी मतलब क्या होता है? नारी स्त्री, कंत मतलब होता है पति उसका, तो पति उसका कहीं पर छिप गया है। ठीक है, नारी का इस प्रकार से मन में अब मतलब भाव लाती है। जो जुलेखा है, यूसुफ जुलेखा भैया ये है। ठीक, तो वही उसी चीज की बात बता रहा है कि पावस ऋतु में बहुत ज्यादा वो अपने पति को याद कर रही है, और मतलब तो यही सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। किसने लिखा है इसको? शेख निसार ने लिखा है। संदर्भ में लिख सकते हैं आपकी, ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आधुनिक अवधि काव्य में संकलित शेख निसार द्वारा रचित यूसुफ जुलेखा जो है कविता मतलब शीर्षक से उद्धृत है। बस इतना लिखना है, बाकी आप इसके लिख सकते हैं व्याख्या, व्याख्या मैं बता दूंगा। ओके, अथवा देखते हैं, अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता तो अथवा कोई बात नहीं, दूसरा दिया है यहाँ देखिए। 4 दिन पहले चैत पूरन मासी का चंद्रमा, घूरी घूरी यह का देखिस, यह मटक मटक मटकाई रही, पपीहा के प्यू पर जिह के जीव माछुट गुदगुदी, संघ सहेलिन मद महती के केरला समझा रही। देखो भैया, ये जो छंदवा लिखे हैं ना, ये थोड़ा गलत इसमें लिखा है पेपर में। अब जब ये छंद आप पढ़ते हैं किताब में, कुछ दूसरी तरह लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहीं से आधा हो जाता। 4 दिन पहले चैत पूरन मासी का चंद्रमा, ठीक, ये अलग होगा, यहाँ पे कामा लगा होगा, यहाँ पे नीचे लिखा होगा। ठीक, इसमें मिला दिए हैं। यहाँ पे देखो, जीव जीव माँ मछूट लिख दिए हैं, यहाँ पे माँ अलग होना चाहिए। जीव माँ छूट गुदगुदी, मतलब जीव के अंदर गुदगुदी हुई, मतलब हंसी आई। ये कविता कहाँ की भैया? ये कविता आपकी है सूखी डार की। किसकी है? ये कविता है आपके सूखी डार की, और रचना किसकी है? बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस की है। इनका जन्म कब हुआ था? 1898 में हुआ था। मृत्यु कब? 1942 ईस्वी में। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, करिया अक्षर भैंस बराबर, उजड़ मोड़ भगवान, मचा अंधेर स्वार्थ का गाना, बैरिन को सम्मान, जहाँ व्यापी अंग्रेजी, जहाँ नहीं व्यापी अंग्रेजी, जम न सकी सुल्तानी, जहाँ नई सभ्यता डर डर भागी, घर घर रीत पुरानी, जहाँ किसान जगत के बालक पालक बसे, जहाँ किसान जगत के पालक बसे बया के भैया, हुए बसी है बिना सहारे अपनी राम मड़ैया। किसका है भैया? राम मड़ैया कविता का है। तो इसमें आपको कुल वैसे मिल गया राम मड़ैया का। राम मड़ैया किसने लिखी है? बंशीधर शुक्ला जी ने लिखी है। ठीक, ध्यान रखेंगे किसने लिखी? बंशीधर शुक्ला जी ने लिखी। तो बंशीधर शुक्ला जी का जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1980 में हुई थी। 1904 टू 1980 कौन? बंशीधर शुक्ला। रचना राम मड़ैया। ओके, आप लिख सकते हैं, बड़े आराम से इसकी व्याख्या हमने कर दी है, आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, अगर ये प्रश्न नहीं पता भैया तो आप अथवा करके और दिया है, ये भी लिख सकते हैं कि उई जिलेदार ते कह के, हमका कुछ मोहलल दीनहीन, हम कढ़लित घर का आयन, भैया गल गोरफा दीनहीन, बप्पा है काल ही देवारी, हमहू का भुरकी लय दियो, बिटिया बोली ओ बप्पा हमका 2 पैसा दे दियो।
ये कविता की व्याख्या मैं विस्तार से कर चुका हूँ। किसकी कविता है? ये किसान की अर्जी कविता में है, वंशीधर शुक्ला जी ने लिखा है। ठीक, किसान की अर्जी की ही कविता का है। इसको किसान की अर्जी और राम मड़ैया दोनों की व्याख्या मैंने अपलोड कर दी है, इन दोनों की व्याख्या देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे, और राम मड़ैया की से मतलब फिर से पूछा जा सकता है कविता में। ठीक, ध्यान रखेंगे। अरे वही कह रहा है यार कि जिलेदार पकड़ लेके चला जाता है उसको, उसके बाद में कहता, तो एक व्यक्ति जाते हैं पंडित जी, वो कहते हैं कि इनको कुछ मोहलत दे दो। तो फिर वो आते हैं घर पे, घर आते हैं तो भैया जो हैं उनके पिता मतलब भाई साहब वो क्या करते हैं, उनका जो चोट वगैरह बहुत मारते हैं थाने में ले जा करके ना उसको, तो किसान को हमने बताया था वो सारी चीज़ें। तो तब लड़का आता है कि पप्पा कल दिवाली है, दीपावली का त्योहार है, हम का ले लो भुरकी ले दो, भुरकी होता नहीं दीपावली में लोग लेते हैं वही। बिटिया बोली पप्पा हमको 2 रुपया दे दो, कोनो काम है। ठीक, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कोल्हू होइगे रति और दिन, जिंदगी होइगे घानी, तेल पसीना तनिके होइगा कौड़ी जुरे न कानी, धूर्त भय जनता के अगुआ सपन दिखावे लोना, न्यायालय में पहुंचे लागे न्याय बराबर सोना। कोल्हू होइगे दिन और रात, और जिंदगी होइगे घानी। घानी में कोल्हू घानी जानते हैं, उसमें तेल किसी में पेरा आता है, इसमें एक में गन्ना। ठीक, तो एक में गन्ने का रस, एक में उसका रस निकाला जाता है तेल। तो वही है, किसकी है ये? स्वतंत्रता का मंच है और सर्वमंगला से उद्धृत है स्वतंत्रता का मंच। ठीक, आचार्य विश्वनाथ पाठक ने लिखा है इसको। 1898 में इनका जन्म हुआ था, 1942 में मृत्यु हुई थी। स्वतंत्रता के मंच कविता से उद्धृत है ये पंक्ति आपके पाठ्यक्रम में, जो कि सर्वमंगला से उद्धृत है। सर्वमंगला जो है क्या है? ये सर्वमंगला आपका काव्य संग्रह, उसी में ये समाहित है। ओके। और सूरज का सातवां मतलब सूरज की स्थापना, सूरज का सातवां घोड़ा तो जयप्रकाश भारती किसी ने लिखा था। ठीक, तो सूरज का सातवां घोड़ा दूसरी कविता है, सूरज की स्थापना कविता ये इन्हीं की है। ठीक, ध्यान रखेंगे, आपके पाठ्यक्रम में संकलित 2 कविताएं इनकी। अथवा करके आप देख सकते हैं, अथवा करके दिया है, अगर ये नहीं लिख सकते तो आप ये लिख सकते थे। पिछवाड़े नर्दा के तीरे बड़कौआ पपीता फरई लाग, घूरे के कोहड़ा फूल रहा, का कही कही करेजा बरई लाग, चारिउ कहती तोहरिन सूरत डोले जौनी मुँह जाई थे, आपन मन कैसौ मारी मारी लड़कन में जीव बिसराई थे। ये किसकी रचना है भैया? ये किसकी रचना है? पाती। पाती एक जो है चित्र का नाम है। पाती मतलब होता है पत्रिका, चिट्ठी। और एक स्त्री जो है उसका पति जो है क्या है, उसका पति जो है मिलिट्री में है। मिलिट्री मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ जानते हैं, फौजी है। तो फौजी को पत्र लिखती है और सारी बातें बताती है कि जो पिछवाड़े नर्मदा का जो तीर बह रहा है, बड़कवा पपीता वहां पे फरने लगा है, मतलब जो बड़ा पपीता का बड़ा पेड़ था उसमें फल लग चुका है, बताती है। घूरे के कोहड़ा फूल रहा है, यानी जो घूर होता है एक गंदी वस्तु जहाँ पे फेंकी जाती है, जहाँ पे गाय भैंसों का गोबर फेंका जाता है, उसी को घूर कहा जाता है। तो घूरे पर जो कोहड़ा लगा है वो फूल रहा, मतलब वो उसमें फूल आ रहा है। का कही करेजा बरे लाग, अब करेजो हमार मतलब बरे लाग मतलब करेजा आपको मिलने के लिए आतुर है, मैं कहने का आशय ये है। चारिउ कहती तोहरिन सूरत डोले जानी जौनी मुँह जाई थे, मतलब जहाँ जौनी तरफ हम जा रहे हैं, स्त्री कहती उसी तरफ तो आप ही की याद आती है, आप ही की सूरत सामने आती है। आपन मन कैसो मारी मार लड़कन का हम, मतलब लड़कन माँ जीव बिसराई थे, मतलब अपने मन को मार लेते हैं कि हमारे पति जी नहीं मिल रहे हैं हमको, तो अपने मन को दबा करके किसी तरीके से हाँ लड़कों को देख देख करके ज़िंदगी काट रही हूँ, इसलिए आप थोड़ा चले आइए। लेकिन बाद में फिर कहती है कि मत आइए, जब तक युद्ध ना हो जाए, युद्ध में जीत जाइएगा तब आइएगा, अगर युद्ध में पीठ दिखा करके भागे तो फिर हम जीते जी मर जाएंगे, ऐसी बातें करती है। वो बताऊंगा किसी दिन, बहुत अच्छी कविता है, पूरी व्याख्या करूंगा एक ही वीडियो के अंतर्गत। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे व्याख्या आपकी खत्म हुई। 4 व्याख्या, 1 2 3 4 5 6 व्याख्या होती है, जिनमें से 3 आपको करनी होती है। ओके, आगे देखिए, गुरु प्रसाद सिंह मृगेश की कविता में अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त दीनहीन जन की व्यथा का वर्णन कीजिए। ठीक, ये प्रश्न था। अगर ये प्रश्न नहीं करने में आप सक्षम है तो अथवा करके अगला प्रश्न था कि चंद्रभूषण द्विवेदी ने रमई काका के काव्य का मुख्य विषय कृषक जीवन एवं ग्राम संस्कृति रही, विवेचना कीजिए। ठीक, इन सभी पर वीडियो में बनाऊंगा, चिंता नहीं करनी आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। वंशीधर शुक्ला की कविताओं में सामाजिक राजनीतिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह व्याप्त है, विवेचना करिए। अथवा प्रश्न दिया है आपको, आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी की रचनाओं में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय व्याप्त है, विवेचना करिए। तो इस प्रकार से आप ये रचनाएं लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। खंडसा इसके बाद आ जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 शब्दों में देना है। एक प्रश्न का नंबर आपको कितना मिलेगा? 15 नंबर। 2 प्रश्न आपको करने हैं, इस प्रकार से 30 नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न दिया है आपको, आधुनिक अवधि कविता के उद्भव, विकास एवं प्रवृत्तियों, प्रमुख प्रवृत्तियां जो उन पर प्रकाश डालिए। इस पर वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। ठीक,
आगे देखते हैं, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी की कविता में सामाजिक यथार्थ के साथ ही साथ दार्शनिक संचेतना भी परिलक्षित होती है, विवेचना करिए। अगला प्रश्न है, बंशीधर शुक्ला की कविता में उनका भोगा हुआ यथार्थ प्रतिबिंबित होता है, विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, अवधि कविता के प्रति आचार्य विश्वनाथ पाठक के मन में संस्कार के गौरव गिरी की ऐसी गंगोत्री अधिष्ठित है जिससे उनकी वांग गंगा गंभीर निर्मल धाराओं में फूट पड़ी है, विवेचना करिए। कथन है, इसी की विवेचना करनी है आपको। अगला प्रश्न है, आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी की अवधि नवगीतों के प्रमुख हस्ताक्षर कवि हैं, तर्क संगत विवेचना कीजिए। यानी आद्या प्रसाद मिश्रा जी जो हैं अवधि नवगीतों के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, तर्क संगत विवेचना कीजिए। ठीक है, इनकी कविताएं गे पद में होती थी, हमने बताया भी अभी। इन्हीं की कविताओं की व्याख्या हमने जल्दी में करी है, उनको देख लीजिएगा। तो ये 5 प्रश्न थे, इनमें से आपको 2 करने हैं तो 2 आप छांट सकते हैं। पहला प्रश्न कर दीजिएगा और दूसरा प्रश्न कर दीजिए। साथ ना दूसरा कर पाए तो आप क्या कर सकते हैं, ये 11 वाला कर दीजिए। बहुत आसान होते हैं। ठीक, इस मतलब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं करेंगे हम। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।